स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज एक बार फिर आपका अहमद स्टडी चैनल के माध्यम से NIC मुंडरिया बेग के व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको भूगोल प्रयोगात्मक के पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूं। पूरा उसका मैंने आपको नोट्स भी दिया था और उसके अंतर्गत मैंने जितनी भी फाइल वगैरह के बारे में भी बताया था कि फाइल में आपको किस प्रकार से बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भूगोल प्रयोगात्मक में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रक्रमण, कि आंकड़ों का प्रक्रमण किस प्रकार होता है और क्यों किया जाता है, या इसके भूगोल प्रयोगात्मक में इसका क्या महत्व है। डियर स्टूडेंट, प्रक्रमण के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं पहले अध्याय में कि प्रक्रमण क्या होता है, प्रक्रमण किसे कहते हैं, आंकड़ों को प्रक्रमण के संबंध में भूगोल के अंतर्गत इसका क्यों महत्व है और इसे किस प्रकार जो है प्रक्रमण किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आज इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि आंकड़ों के प्रक्रमण के अंतर्गत कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं। भूगोल प्रयोगात्मक के अंदर सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़े, आप जानते हैं कि आंकड़े जो है वो एक अव्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं और जब हम इसको व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहली विधि का प्रयोग करते हैं वो विधि होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और उसके बाद जो दूसरी विधि होती है वो परिकीर्णन का माप और तीसरी विधि जो होती है वो संबंध के माप। तो डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम आंकड़ों के प्रक्रमण के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है उस प्रकृति की माप के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि आंकड़ों को किस प्रकार से व्यवस्थित करके और उनका प्रक्रमण करके और एक सुचारू या व्यवस्थित रूप में उसे हम किस प्रकार से जो है रखते हैं, जिससे हमें किसी भी वस्तु की ऊंचाई या उसकी लंबाई या जो है आप देखेंगे किसी पर्वत का उच्चावच या किसी मैदान का समतल होना या किस प्रकार से जो है हम करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत जाते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत जो सबसे पहली विधि होती है उस विधि को हम कहते हैं माध्य। इसको हम समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं। ये स्टूडेंट, इसी के अंतर्गत जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य क्या होता है? डियर स्टूडेंट, माध्य वो मान है जो मूल्यों के योग को कुल प्रक्षेपणों की संख्या से विभाजित या विभाजन के द्वारा जो है क्या होता है पढ़ते हैं। यानी वो मान है, जैसे मान लिया जाए कि कोई आंकड़े रखे हुए हैं, आप देखेंगे कि 0 से लेकर के 10, 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार से जो आंकड़े रखे जाते हैं तो इनके बीच में या आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनके अंदर संख्याओं का जो माध्य है वो माध्य किस प्रकार से किया जा सकता है। उसका जो मीडियन होता है, समान माध्य होता है, उस माध्य को हम किस प्रकार से जो है निकाल सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत आज मैं आपको सिर्फ डिफिनेशन के थ्रू जो है ये चीज बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको जो है माध्य कैसे निकाला जाता है तो उसको। डियर स्टूडेंट, ये था आपका समांतर माध्य या माध्य, हम उसी को कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि माध्य वो मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रक्षेपण की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट, इसको नोट आप करिएगा कि समांतर माध्य क्या है। हेडिंग डाल करके आप लिखिएगा, उसके अंतर्गत जो है आप लिखिएगा सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, लिखिए माध्य वो मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रक्षेपणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप देखेंगे माध्यिका, दूसरी जो विधि है वो है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका किस प्रकार होता है, हेडिंग डालिएगा कि माध्यिका के अंतर्गत आप लिखिएगा माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो उस कोटि का मान्य होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को
दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। यह मान वास्तविक मूल्यों से स्वतंत्र होता है। यह मान वास्तविक मूल्यों से स्वतंत्र होता है और आंकड़ों के बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित करना माध्य की गणना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सम संख्याएं होने पर हम माध्य कोटि, जब सम संख्याएं होती हैं तब हम माध्य कोटि मानों का औसत माध्यिका को मानते हैं या माध्यिका होगा। डियर स्टूडेंट, इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुलक, दूसरी जो है तीसरी जो विधि है बहुलक, ये तीनों ही विधि केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सफल और सबसे महत्वपूर्ण विधियां मानी जाती है। समांतर माध्य और दूसरी माध्यिका, जो मैंने बताया आपको, माध्य और माध्यिका, और उसके बाद तीसरी विधि आप देखेंगे कि ये बहुलक है। बहुलक किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, इसको भी नोट करिएगा कि बहुलक क्या होता है। देखिए, किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति बहुलक होती है। जैसे मैंने आपको बताया था निकालने के लिए कि जो है आप देखेंगे कि एक होता है x और एक होता है fx, यानी f आपके लिए आता है कि 4, तो दूसरे की आप करेंगे कि जो इसका मान है वो और अगले की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है जिसकी हम गणना करते हैं वो 9 हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरे के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी में जोड़ देते हैं तीसरे अंक को, तो आप देखेंगे उसकी तीसरी फ्रीक्वेंसी यानी जो है क्या होता है कि आपकी आवृत्ति जो है क्या होती है, निकल जाती है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम बहुलक की गणना जो है कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे लिखिएगा कि वर्गीकृत या अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए हम बहुलक का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन डिफिनेशन को आप पढ़िएगा, नोट्स भी करिएगा और इसको सही तरीके से देखिएगा। मैं जो है अगले वीडियो में समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, माध्यिका इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उनके सूत्र क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को अब समाप्त करना चाहता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।